अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 12.6 टॉपिक आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें आपने कंसीडर करनी है। एक तो आपने सरफेस जिसने एक चार्ज इनक्लोज़ किया हुआ है। सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज का मतलब यह है कि एक सरफेस है और उसने एक चार्ज जो है उसको क्लोज़, एक चार्ज जो है उसके अंदर है, उसके सेंटर में पड़ा हुआ है। तो आपने इसके लिए कंसीडर करना है कि जैसे एक फ़ुटबॉल होती है तो फुटबॉल के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल जो उसका सेंटर होता है जैसे हवा में जो है वहाँ एक चार्ज जो है वो क्यू रखा हुआ है। तो चार्ज क्यू अगर हमने उसके सेंटर में रखा हुआ हो तो वो पूरी फुटबॉल के ऊपर, जैसे फुटबॉल के ऊपर जो है हर डायरेक्शन में सेम जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो हर तरफ अप्लाई करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ हमने क्या करना है कि इस टॉपिक को समझने के लिए हमने ये करना है कि ये जो पूरी बॉल है, फुटबॉल की सरफेस है, ऊपर से जैसे होता है बॉल, उसको हमने स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेना है, छोटे छोटे पैचेस में। क्यों पैचेस में डिवाइड करना है? इसलिए पैचेस में डिवाइड करना है कि जो बॉल होती है या स्फीयर होती है उसका तो एरिया की डायरेक्शन क्योंकि कर्व्ड होती है, हर तरफ से कर्व है उसमें, बॉल जैसे हर तरफ से कर्व्ड हो रही होती है तो डायरेक्शन जो है हर तरफ से चेंज हो रही होती है। तो हमें तो सिर्फ प्लेन सरफेस का, हमने इस तरह की प्लेन सरफेस हो उसके एरिया की डायरेक्शन हमने पढ़ी हुई है कि उसके एरिया की डायरेक्शन किधर होती है। आप लोगों को बताया था कि अगर इस तरह की कोई सरफेस हो, स्मॉल पैच हमने लिया हुआ हो जो प्लेन हो, तो उसके एरिया की डायरेक्शन जो है अलोंग द नॉर्मल, इस तरह से अलोंग द नॉर्मल होती है। अगर वो इस तरह का एरिया हो तो उसकी डायरेक्शन इधर ऐसे नॉर्मल, अलोंग द नॉर्मल, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल होती है। तो हमने क्या करना है कि हमने इसको पूरे जो बॉल है, सरफेस है, इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेना है। स्मॉल पैचेस में डिवाइड करने से हमें ये होगा कि हर पैच के एरिया की डायरेक्शन का हमें पता चल जाएगा। जैसे हमने ये स्मॉल पैच लिया, इसके एरिया को हमने डेल A1 का नाम दिया और यहाँ इस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है, ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E1। फिर ये हमने एक और पैच लिया, इसके एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड, उसको हमने डेल A2 का नाम दिया और यहाँ इस चार्ज की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी E2। इस तरह से यहाँ हमने एक पैच लिया और हमने कहा कि यहाँ इसके एरिया की डायरेक्शन जो है वो डेल A3 है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है E3। तो इस तरह से E1 डेल A1, E2 डेल A2, E3 डेल A3 एंड सो ऑन करते करते हमने इस पूरे पैच को, इस पूरे सरफेस को स्मॉल पैचेस में डिवाइड करके आखिरी जो पैच होगा EN डेल AN। EN का मतलब यह है कि अगर ये 50 पैचेस हैं या 100 पैचेस हैं तो उसकी वैल्यू N की 100 होगी। अगर 100 पैचेस हैं तो 100 डेल AN के 100 जो पैच वाला 100 पैच वाला जो एरिया है उसको हमने डेल AN का नाम दिया है। अब ये करने के बाद आपने जो चीज़ें, जो फार्मूलाज इसमें यूज़ होने हैं, तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस का एरिया जो है उसका फार्मूला होता है 4πr²। ये आपने जहन में रखना है। फ्लक्स अभी हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पीछे वाले टॉपिक में, उसको हम E.A से डिनोट करते हैं। E इलेक्ट्रिक फील्ड है और A जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और A जो है एरिया, इस सरफेस का एरिया। उसके बाद हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला भी यूज़ करना है। ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फार्मूला है 1/4πε0 Q/r²। ये फार्मूलाज हमने यूज़ करने हैं। अब क्या करेंगे कि हम ये जो फर्स्ट पैच है इसका हम फ्लक्स मालूम करेंगे इस फार्मूले की मदद से। तो ये वाला जो फर्स्ट पैच है इसका फार्मूला हम पहले से हमने फ्लक्स इसका फाइंड आउट करेंगे। तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट फ्लैट पैच कितना है, φ1 = E1 डॉट डेल A1। ये वाला है E1 डॉट, यहाँ क्योंकि एरिया A1 नहीं है, डेल A1 है तो हम डेल A1 लिख लेंगे, डेल A1। अब आपको पता है कि E और डेल डॉट है, डॉट का मतलब है cos थीटा, तो E1 डेल A1 cos थीटा 1 cos थीटा। अब ये थीटा जो है क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, सेम डायरेक्शन की वजह से ये पैरेलल E1 और डेल A1 जो है वो पैरेलल हैं। इनके दरमियान अगर पैरेलल हों तो एंगल बनता है 0, तो cos 0 जो है वो होता है 1 के इक्वल। तो E1 A1 cos 0 डिग्री और cos 0 1 आ गया तो E1 A1। तो बस यही था हमारा। नेक्स्ट देखें, हमारे पास E2 डेल A2, ये भी आपस में पैरेलल हैं, इनके दरमियान भी 0
का एंगल बनेगा और cos 0 अगेन 1 आ जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू सेकंड फ्लैट पैच क्या आ गया, φ2 = E2 डॉट डेल A2। तो ये हमारे पास उसी तरह से E2 डेल A2 cos थीटा, और cos थीटा कितना है, क्योंकि पैरेलल हैं दोनों, E2 भी और A2 भी दोनों पैरेलल हैं। cos 0 1 के इक्वल होता है, तो ये हमने लिख दिया E2 डेल A2। सिमिलरली थर्ड पैच, ये जो हमने थर्ड पैच लिया था, ये इसके भी आपस में पैरेलल हैं। तो फ्लक्स φ3 E3 डेल A3 एंड सो ऑन करते करते आखिरी जो पैच होगा उसका फ्लक्स जो है φn = En डेल AN। ये इस तरह से हमारे पास आ गया। अब हमने पूरी सरफेस जो है, ये हमने पूरी जो सरफेस ली थी, क्योंकि हमने इस टोटल का फ्लक्स फाइंड आउट करना था। इस पूरी सरफेस पे क्या फ़्लक्स होगा जब उसके अंदर बिल्कुल सेंटर में एक चार्ज पड़ा हुआ हो, तो कितना फ़्लक्स होगा वो हमने फाइंड आउट करने के लिए क्या किया कि ये सारे जितने भी पैचेस थे, इनमें से जितना जितना फ़्लक्स था उनको ऐड कर लिया। देखें, पहली जो फ्लैट पैच हमने लिया था उसका फ्लक्स φ1 था, दूसरी का φ2 था, एंड सो ऑन φn तक। हमने इनका टोटल का फ्लक्स जो है वो फाइंड आउट किया, तो टोटल फ्लक्स के इक्वल आया, टोटल फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 एंड सो ऑन, इस तरह से। और फिर हमने उनकी वैल्यूज़, φ1 की वैल्यू थी E1 डेल A1, φ2 की थी E2 डेल A2 एंड सो ऑन। आखिरी जो है उसकी वैल्यू है En डेल AN। अब ये देखें, क्योंकि चार्ज जो है बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है, तो बॉल के ऊपर सरफेस, बॉल की जो सरफेस है, ये देखें, अगर यहाँ सेंटर में एक चार्ज पड़ा हुआ हो तो यहाँ इस पूरी सरफेस पे, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस सेम होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक, अगर यहाँ हम कोई चार्जेस रख दें तो सेम यहाँ इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ सेम फोर्स, यहाँ जितने भी चार्जेस होंगे उन पे सेम फोर्स एक्ट करेगी। इसका मतलब है हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होने की वजह से हमने कहा जितनी E1 की वैल्यू है उतनी ही E2 की वैल्यू है, उतनी ही E3 की वैल्यू है। ये सब वैल्यूज़ जो हैं वो बराबर हैं, और इनको हमने, क्योंकि वैल्यूज़ बराबर हैं, जैसे 10 10 10, तो ये इसको हमने 10 के E के इक्वल रख दिया। तो E के इक्वल रखने के बाद हाँ, अब हमने क्या किया कि फ़ाई जो है उसमें E1 E2 की जगह हमने E ही पुट कर दिया। हर जगह पे देखें, हमने E पुट कर दिया, और E पुट करने के बाद हमने E को कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास रह गया डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 एंड सो ऑन प्लस टू डेल AN। ठीक है, फिर उसके बाद फ़ाई = अब इस E की वैल्यू हमने पहले से निकाली हुई है, पिछले टॉपिक में निकाली थी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये हमने इसकी वैल्यू लिख ली, और ये हमारे पास डेल A1 डेल A2 डेल A एंड सो ऑन अप टू डेल AN, ये क्या है, एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस। और टॉपिक के शुरू में मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस जो है उसका फार्मूला होता है 4πr²। तो 4πr² के साथ जब हमने यहाँ इसकी वैल्यू लगाई तो ये 4π इस 4π से कैंसिल हो गया, r² से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास फ्लक्स आ गया Q, ऊपर बचा Q और नीचे हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट। तो ये फ्लक्स आ गया फ़ाई = Q/एप्सिलॉन नॉट। तो स्फेरिकल सरफेस में के अंदर अगर हमने कोई भी चार्ज रखा हुआ है तो उस पूरी सरफेस के ऊपर जो फ्लक्स की वैल्यू होगी फ़ाई = उस अंदर वाले चार्ज की वजह से फ़ाई = Q/एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, और जो चार्ज हमने रखा हुआ होगा। तो ये तो हमने स्फेरिकल सरफेस के लिए मालूम किया। अगर सरफेस जो है स्फेरिकल ना हो बल्कि कोई इरेगुलर शेप हो इस तरह से, तो स्फेरिकल सरफेस देखें, हमने इस क्लोज सरफेस, ये हमने एक क्लोज सरफेस ली, और इस क्लोज सरफेस के अंदर ये हमने स्फेरिकल सरफेस रख दी, और ये चार्ज वही जो उसके सेंटर में पड़ा हुआ था उस तरह से रख दिया। तो अब ये देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इसमें से बाहर की तरफ निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फ्लक्स, तो कितना होगा, ये देखें, जितना यहाँ से लाइंस बाहर निकल रही हैं उतना ही ये जो क्लोज सरफेस हमने ली हुई है स्फेयर उसके अंदर रख दिया, वहाँ से भी वो, क्योंकि चार्ज तो सेम है, और हमने देखा कि फ्लक्स जो है डिपेंड कर रहा है चार्ज पे। तो चार्ज क्योंकि सेम है तो फ्लक्स जो है इस तरह की इरेगुलर शेप की जो शेप है उसके लिए भी फ्लक्स की वैल्यू जो है वो सेम होगी, फ़ाई = Q/एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमें यहाँ इस फार्मूले से पता चल गया है कि ये शेप पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये किस पे डिपेंड करता है कि ये जो है सिर्फ चार्ज जो अंदर सेंटर में चार्ज होता है उस पर डिपेंड करता है। तो चार्ज हमारे पास होना चाहिए, सरफेस कोई भी हो उसका फ्लक्स जो है फ़ाई = Q/एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, बहुत आसान सा टॉपिक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ आपको इसमें से क्लियर ना हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं।